हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपने एक और क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कल की तरीके से ही है बच्चे, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। तो आपकी नोटबुक के अंदर अगर आपके क्वेश्चन बुक की बात करें तो बच्चे उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 रहेगा। सेम चीज़ गिवन है कि f आपको एक ऑर्डर्ड फील्ड दिया हुआ है और कोई x, y, z और t हैं जो कि किससे आ रहे हैं, इस ऑर्डर्ड फील्ड f से। तो कहता कुछ पार्ट्स प्रूव करो। तो सबसे पहले a पार्ट प्रूव कर रहे हैं। a पार्ट में आप लोगों को गिवन है कि x जो है वो छोटा है y से और z जो है वो छोटा है t से। तो कहता प्रूव करो कि x प्लस जेड छोटा होगा y प्लस टी से। अब बच्चे हमें बस इस चीज को प्रूव करना है, तो उसके लिए बिल्कुल कल करवाया था बच्चे कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो गिवन है f एक ऑर्डर्ड फील्ड है, ये चारों एलिमेंट f से आ रहे हैं, वो हमने लिख दिया। टू प्रूफ सिद्ध करना है, अगर ये चीज गिवन हो तो प्रूव करनी है ये लाइन, यानी आर्टिकल में बस ये लाइन लेकर आनी है कि ये चीज सही है या नहीं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने किया क्या, जो चीज गिवन है बुला लिया, ये दोनों चीजें गिवन है इसको बुला लिया और साइड में रीजन लिखा। अगर f एक ऑर्डर्ड फील्ड है तो पक्की बात है उसमें पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेटिस्फाई। ऑर्डर की भी चारों होंगी और पॉजिटिव क्लास की भी तीनों होंगी। तो बच्चे यहां से देखें, अगर y बड़ा है x से तो बाय p3, कल भी आपको बताया था p3 प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है अगर किन्हीं दो बंदों का माइनस b में बिलोंग कर रहा है, p में बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली चीज बड़ी होती है इससे। यानी अगर किसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हो, और अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हो। अब अगर ये लिखा हुआ है तो जो चीज बड़ी होती है आप उस बड़े में से छोटे एलिमेंट को घटा दो, वो किसका एलिमेंट होगा, p का। ये p3 प्रॉपर्टी कहती है। और लगा सकते हैं क्योंकि f ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसमें पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो x अगर छोटा है y से तो इस केस में y बड़ा है, जो चीज बड़ी है उसमें से छोटी चीज घटा दो तो y माइनस एक्स किसका हो जाएगा, p का। सेम तरीके से इसमें भी p3 प्रॉपर्टी लगा दो तो t माइनस जेड किसका हो जाएगा, p का। अब ये भी p का, ये भी p का, तो बाय p1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, p1 प्रॉपर्टी अगर ये एलिमेंट p का, ये एलिमेंट p का, तो इन दोनों का सम भी p में होगा। तो इसका और इसका सम भी किस में होगा, p में। अब बच्चे इसमें मैंने y प्लस टी को एक साथ क्यों किया, क्योंकि मुझे y प्लस टी एक साथ चाहिए। और इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन लें तो x प्लस जेड बिलोंग्स टू अभी भी क्या चल रहा है, p। ये पूरा x हो गया, ये पूरा y हो गया। x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, तो बाय p3 प्रॉपर्टी x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से, तो x बड़ा होगा y से। अब बच्चे इसी लाइन को वापस लिखा है, बस जिस फॉर्म में चाहिए था वैसे लिख दिया। तो x प्लस जेड को पहले लिखा और x प्लस जेड छोटा है y प्लस टी से, यानी बड़ा कौन है, y प्लस टी, तो बड़ा कौन है, y प्लस टी। सिर्फ लिखने का तरीका अलग तरीके से, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। निशान अभी भी उधर ही खुला है जहां पर पहले खुला था। तो बच्चे ए पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बी पार्ट पे। तो बच्चे बी पार्ट क्या है, बस ये दो ही क्वेश्चन थे ऐसे, तो इनको हमने प्रूव कर दिया है। x छोटा है 0 से, y छोटा है 0 से, तो कहता प्रूव करो कि x प्लस वाई भी छोटा होगा 0 से। अब बच्चे इसमें भी p3 प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि सारों में गिवन है f एक ऑर्डर्ड फील्ड है। अगर 0 बड़ा है x से तो बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस कर दो, वो p का हो जाता है। तो बाय p3 इस बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस कर दो, तो 0 में से x को माइनस करेंगे तो वो किसका हो गया, p का। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी। x की जगह 0 है, देखो ध्यान से, जो चीज बड़ी है उसमें से छोटी चीज घटानी होती है, जो चीज बड़ी है उसमें से छोटी चीज घटा दो, वो p का हो जाता है। तो बच्चे 0 माइनस एक्स पी का हो गया। ऐसे ही इसमें से भी p3 लगा दी तो 0 माइनस वाई किसका हो गया, p का। अब ये भी p का, ये भी p का, तो बाय p1 प्रॉपर्टी इन दोनों का सम भी किस में होगा, p में। तो इन दोनों का सम भी किस में बिठा दिया, p में। अब 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, और माइनस एक्स और माइनस वाई में माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बिलोंग्स टू क्या चल रहा है, p। x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, तो बाय p3 प्रॉपर्टी x बड़ा होगा y से। तो ये x का काम कर रहा है, ये बड़ा होगा y से, तो 0 बड़ा होगा x प्लस वाई से, क्योंकि y की जगह काम कौन कर रहा है, x प्लस वाई। ये पूरा x हो गया, ये पूरा y। x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, तो x बड़ा होगा y से, तो x बड़ा होगा y से। फिर बस
x प्लस वाई को पहले लिख दिया, जीरो की तरफ निशान खुला है तो जीरो की तरफ ही निशान खोल रखा है, और यही हमें प्रूव करना था बच्चे। तो बी पार्ट भी डन। अब ऐसे ही हम बच्चे सी और डी पार्ट कर देते हैं स्पीड से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ये अच्छे से बच्चे पढ़ लेते हो तो फिर आगे जब बड़ी थ्योरम्स करेंगे तो उनमें ये प्रॉपर्टी लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं मिटो रहा हूँ और सी पार्ट प्रूव कर रहा हूँ। सभी के लिए गिवन है कि एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है, तो इस बात का यूज़ करते करते हम सारे पार्ट प्रूव कर देंगे। तो बस 2 ही क्वेश्चन थे पूरी बुक में ये वाले बच्चे जो हमने कर दिए, समझ लो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, अगर x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से, तो कहता दैट इम्प्लाइज, यानी प्रूव करो कि एक्स वाई 0 से बड़ा होगा। ये तो बिल्कुल ही नकली सा पार्ट, जो चीज़ गिवन है बुला लिया। x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, तो बाय O4, क्योंकि f एक ऑर्डर्ड फील्ड है तो ऑर्डर की भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो बाय O4 जो बंदा 0 से बड़ा, ये बंदा 0 से बड़ा, इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का मल्टीप्लाई मैंने इधर भी किया और इधर भी किया, एक्स वाई तो एक्स वाई हो गया, और 0 इंटू वाई, 0 इंटू कुछ भी 0, यही बच्चे प्रूव करना था। तो ये पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट देखो इसका, तो ये 2-3 हिस्से ही हैं इसमें। तो डी पार्ट में देखो, अगर x छोटा है y से, अगर x छोटा है y से, हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अगर x छोटा है y से और z छोटा है 0 से, तो वो कहता प्रूव करो कि x z बड़ा होगा y z से। तो आपको प्रूव करना है एक्स जेड बड़ा होगा वाई जेड से। अब ये कैसे करेंगे बच्चे, इधर इसको बुला लो जो चीज़ गिवन है, एक्स लेस देन वाई, और आपको जेड दिया हुआ है 0 से छोटा। कल आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी बच्चे, यदि कोई भी एलिमेंट 0 से बड़ा तो इफ़ एंड ओनली इफ उसका इन्वर्स 0 से छोटा। इसको कभी भी ऐसे मत पढ़ो कि x 0 से बड़ा है तो माइनस x 0 से छोटा, इसको ऐसे पढ़ो कोई भी एलिमेंट 0 से बड़ा तो उसका इन्वर्स 0 से छोटा, या कोई भी एलिमेंट 0 से छोटा तो उसका इन्वर्स 0 से बड़ा। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करें तो कोई भी एलिमेंट 0 से छोटा तो उसका इन्वर्स 0 से बड़ा। तो ये रीजन साइड में जरूर दोगे बच्चे। ये लाइन चली रही है x लेस देन y। अब जो भी एलिमेंट 0 से बड़ा उसका अगर मल्टीप्लाई दोनों तरफ करें तो निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा, मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। तो बाय O4 माइनस जेड का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, निशान पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का मल्टीप्लाई भी माइनस जेड से और y का मल्टीप्लाई भी माइनस जेड से। तो निशान पहले भी y की तरफ था, अब भी y की तरफ है। ये बन गया माइनस का एक्स जेड और ये बन गया माइनस का वाई जेड। अब सिंपल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कोई भी चीज़ इससे छोटी तो इनका इन्वर्स बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे पूरी इक्वेशन को अगर कहने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड, ये निशान चेंज हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कई बच्चे बेवकूफ़ी क्या करते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे और कहेंगे ये तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। अरे माइनस से माइनस इक्वल में कटता है, ये निशानों तो कटते नहीं है, इनको ख़त्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था बच्चे। तो डी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे ई, छोटा सा पार्ट है वो और देख लेते हैं फटाफट। तो 2 पार्ट रह गए, उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म, इस टाइप के क्वेश्चंस भी ख़त्म। तो देखें ई पार्ट में आपको कहता है कि यदि x छोटा है 0 से, ये तो नकली सा है, और y बड़ा है 0 से, तो कहता दैट इम्प्लाइज एक्स वाई छोटा होगा 0 से। O4 लग रही है बच्चे सीधा सीधा, अब तो समझ में आने लगी होगी। तो जो चीज़ गिवन थी उसको बुलाया और इसमें O4 लगा दी। O4 लगा पा रहे हैं क्योंकि F ऑर्डर्ड फील्ड है। ये बंदा 0 से बड़ा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर दिया। 0 इंटू वाई 0 ही होता है। तो कुल मिलाकर यही हमें प्रूव करना था बच्चे, ये पार्ट भी ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट इसका अलग से भी इम्पोर्टेंट है बच्चे, तो उसको आप लोग देखिए, वो अच्छा पार्ट है। तो देखें इसी का ही एक पार्ट हो रहा है और ये अच्छा है, अलग से पूछा जा सकता है। वो कहता अगर x बड़ा है y से और y बड़ा है 0 से, तो दैट इम्प्लाइज प्रूव करो 0 1/x 1/y, 0 1/x 1/y, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए अपने क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे,
थोड़ा ध्यान से देखें, जो चीज़ गिवन है उसको थोड़ा टुकड़ों में बांटा। तो पहले तो बुलाया हमने x बड़ा है y से, y बड़ा है 0 से, ये गिवन है। इनको अगर टुकड़ों में बांटे तो x ऑब्वियस बात है 0 से बड़ा है भाई, x बड़ा है y से, y बड़ा है 0 से, तो ओवरऑल x 0 से बड़ा है। तो यहाँ से आप x कह सकते हो 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, और बच्चे x बड़ा है y से। तो आपने पहले तो जो चीज़ गिवन है उसके 3 हिस्से किए और बड़े आराम से समझ पा रहे हो, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा और x बड़ा है y से, बुला लिया। उसके बाद इसको मार्क करना चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। फिर जो ये 2 रिजल्ट आपने निकाले हैं उनसे कुछ कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। x बड़ा है 0 से, गिवन है x बड़ा है 0 से, और कल आपको याद हो तो मैंने एक थ्योरम करवाई थी और कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर x बड़ा है 0 से तो इफ एंड ओनली इफ x इनवर्स भी किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो सोचें, अगर x 0 से बड़ा है तो मैं इस रिजल्ट से लिख सकता हूं कि x इनवर्स भी फिर किससे बड़ा होगा, 0 से, और x इनवर्स को ही एक्चुअल में 1/x लिखते हैं। तो बच्चे x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो 1/x इज ग्रेटर देन 0। तो कुल मिलाकर एक रिजल्ट आ गया, अगर x 0 से बड़ा है तो हम जानते हैं x इनवर्स भी 0 से बड़ा होगा। x इनवर्स को 1/x लिखते हैं, तो कुल मिलाकर 1/x किससे बड़ा है, 0 से। इसको पूरे को मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही y को बुला लिया। तो बच्चे y कहता मैं भी 0 से बड़ा हूँ, तो अच्छी बात है। अगर ये 0 से बड़ा है तो y करेंगे तो यहाँ भी y करेंगे, तो y इनवर्स भी किससे बड़ा, 0 से। y इनवर्स को 1/y बोलते हैं, तो 1/y किससे बड़ा हो गया, 0 से। इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इन दोनों से तो ये रिजल्ट लिख दिए, तो नाराज होकर ये बैठ गया। नाराज होने पूरी बुक में किसी को नहीं देंगे, तो इसको बुला लिया। तो अब की बार जो बंदा अलग से था उसको बुला लिया। इसका भी देखते हैं क्या फ़ायदा उठाएंगे। तो बच्चे x बड़ा है y से, और ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि x इनवर्स 0 से बड़ा है। तो बच्चे साइड में इसके साथ लिखा x इनवर्स 0 से क्या है, बड़ा, ये शो कर चुके हैं। O4 लगा देते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते। ऑर्डर्ड फील्ड दिया हुआ है, F एक ऑर्डर्ड फील्ड है, तो ऑर्डर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो बाय O4। ये बंदा 0 से बड़ा, तो इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने x इनवर्स इधर भी कर दिया और इधर भी, तो ये बनेगा x इनवर्स x, x इनवर्स y। एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स, आइडेंटिटी, क्योंकि f ऑर्डर्ड फील्ड के साथ फील्ड भी है तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो रीजन में लिखेंगे बाय इनवर्स प्रॉपर्टी इन f, इनवर्स प्रॉपर्टी इन f। f के साथ ब्रैकेट में लिखना चाहो तो क्वेश्चन में f एक फील्ड भी है। तो x इंटू एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। 1 ग्रेटर देन आ गया बच्चे किससे, x इनवर्स y से। अब जब हमने इसके साथ इसको बुलाया तो नाराज ये होकर बैठ गया, तो अब इसको बुला लेते हैं बच्चे। तो ये लाइन बनने के बाद इसके साथ बुला लिया कि क्योंकि y इनवर्स भी किससे बड़ा है, 0 से। अब इसमें O4 लगा दो, तो बाय O4, जो बंदा 0 से बड़ा उसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, निशान पर फर्क नहीं पड़ेगा। और y इनवर्स का मल्टीप्लाई इस तरफ करना जिससे इधर इनवर्स प्रॉपर्टी लग जाए, नहीं तो फिर कॉम्यूटेटिव लगाओगे और बढ़ा लोगे क्वेश्चन, फायदा नहीं है। डायरेक्ट y इनवर्स का इधर राइट हैंड साइड में कर दो। तो बच्चे 1 इंटू वाई इनवर्स x इनवर्स y इंटू वाई इनवर्स, इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगा दी फिर से, तो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। अब जैसे ही इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे आप लोग, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, y इंटू वाई इनवर्स क्या बनेगा, 1। तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, 1 इंटू वाई इनवर्स तो बन गया y इनवर्स, और y इंटू वाई इनवर्स 1। एक बार लिख कर देखना चाहो तो लिख देना, फिर 1 इंटू कुछ भी, तो y इनवर्स बड़ा आ गया कुल मिलाकर x इनवर्स से। और y इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/y। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाकी बचा हुआ पोर्शन, y इनवर्स को 1/y, साइन ये चल रहा है, और x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/x। इक्वेशन नंबर दे दो जी 4। अब बच्चे अपने को जो आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो वाली इक्वेशंस बुला लो। 1/y बड़ा चाहिए था 1/x से, जो कि आ चुका है, और 1/x 0 से बड़ा चाहिए, जो भी हम लिख चुके हैं इक्वेशन 2 में। तो बच्चे 2 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 आपने समीकरण 2 और 4 को बुला लिया। पहले 2 को बुलाया तो 2 को लिख दो,
2 में क्या कह रहा है, 0 छोटा है 1/x से, 0 छोटा है 1/x से, और 4 में 1/x छोटा है 1/y से। यही प्रूव करना था बच्चे। तो ये पार्ट पूरा कंप्लीट, इसे आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं बच्चे, वो और डन कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बुलाता हूँ और फिर उसको सोल्व करता हूँ। तो जल्दी से आपके लिए पोज में है वीडियो, जल्दी से नोट कर दो इसको। तो बच्चे इसको मिटोकर एक छोटा सा नकली सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आने के चांसेस नहीं है, पर क्योंकि अपने बस चैप्टर्स कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने ऐसे बीच बीच में छोड़ेंगे नहीं, काम सारा ही करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिख दूंगा। वो कह रहा है इफ x एंड y आर एलिमेंट्स, इफ x एंड y आर एलिमेंट्स ऑफ एन ordered field f, यानी कोई ordered field f है जिसमें से 2 एलिमेंट उसने बुलाए हैं x और y, तो कहता प्रूव करो देन x² प्लस y² अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xy। ये लाइन हमें प्रूव करनी है। तो बड़ी नकली सी थ्योरम बच्चे, प्लानिंग भी बताएंगे कैसे याद रहेगी। तो सॉल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखते हैं हम। तो गिवन है हमारे पास f इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड। f अपने लोगों को दिया हुआ है कि वो एक ऑर्डर्ड फील्ड है। इसका मतलब इसमें ऑर्डर की चारों पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। x और y एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, f से। तो जहाँ पर ये x और y एलिमेंट उसने गिवन है, कहाँ से आ रहा है, फील्ड f से। टू प्रूव सिद्ध करना है x² प्लस y² डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू xy। अब हमें हिंट कहाँ से मिलेगा कि ये चीज़ प्रूव करने के लिए क्या काम करना है। तो बच्चे हिंट इसके अंदर ही छुपा है। देखो ध्यान से, जो चीज़ प्रूव करनी है एक्चुअल में 2 को उधर लेकर जाएं और फिर इसको इधर लेकर आए तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, मैं तुम्हारे लिए साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। ये स्टेप बनने वाला है और ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे ना ये लाइन लेकर आनी है। अगर ये आ गई तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 2 को अपॉन में ले जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। पर ये चीज़ कैसे लेकर आए, हमें इस चीज़ को लेकर आने के लिए एक सॉलिड रीज़न चाहिए। तो उस रीज़न को बनाने के लिए मन ही मन x के साथ माइनस वाई चाहिए। तो पहले तो एक्स वाई आ कहाँ से रहे हैं, f से, बुलाया हमने। ये जो भी एक्स वाई हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, f से। f ऑर्डर्ड फील्ड के साथ फील्ड भी तो है, तो साइड में रीजन में। तो ये तो हिंट के लिए लिखना हो तो लिख लेना कि ये चीज़ चाहिए, इसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो रीजन में लिखा f जो है वो एक फील्ड है। अपनी कॉपी में हिंट के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। f एक फील्ड है तो बच्चे हर एलिमेंट का इनवर्स होगा प्लस के रिस्पेक्ट में, तो f प्लस के लिए अबेलियन होगा। तो लाइन में लिखना चाहो तो लिख देंगे हम, f प्लस के लिए अबेलियन होता ही होता है, और अबेलियन होता है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा प्लस के रिस्पेक्ट में। तो y f में है तो माइनस वाई भी f में होगा ही होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस वाई भी पक्की बात है किसका एलिमेंट है, f का। इतना कुछ नहीं लिखना चाहते तो सीधा लिख देना बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, मर्जी तुम्हारी है, मैंने दोनों ही तरीके बता दिए लिखने के। तो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी माइनस वाई भी f में होगा। अब x भी f में है, माइनस वाई भी f में है, और f फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन। तो इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का जो रिजल्ट बनेगा वो भी f में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप क्या लिखेंगे, x भी f में, माइनस वाई भी f में। सपना हम बता चुके हैं, x माइनस वाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काम कर रहे हैं। साइड में बस सीधा रीजन लिख दो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी का रीजन इसमें देते हो तो इन दोनों का सम भी पक्की बात है f का एलिमेंट होगा ही होगा। दैट इंप्लाइज x माइनस वाई किसका हो गया, f का। अब ये एलिमेंट f का, तो कल हमें जब क्वेश्चन में गिवन था कि अगर f एक ऑर्डर्ड फील्ड हो तो फील्ड से कोई मर्जी एलिमेंट उठाओ, हमने प्रूव किया था कि उस एलिमेंट चाहे वो नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। तो साइड में ये रीजन देना है। अब ये वाला एलिमेंट भी f का है, अब कोई भी एलिमेंट f का हो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। तो उस एलिमेंट का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। बस यही तो चाहिए था, इसके बाद तो नकली काम। पर उसको भी ना स्क्वायर नहीं खोलोगे क्योंकि आप इस वक्त कुछ नहीं जानते, तो आप x माइनस वाई को 2 बार लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है।
क्योंकि एफ फील्ड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है, तो रीजन में लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन एफ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एफ में होल्ड हो रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो एक्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट, वाई को इसको डिस्ट्रीब्यूट, कुल मिलाकर बनेगा क्या वो अपने को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इतना भी टाइम वेस्ट ना करें, माइनस का 2xy उधर भेज दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, और बचे 2 को अपॉन में भेज दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू xy। यही हमें प्रूव करना था बच्चे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था आपकी नोटबुक में, ये भी डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चे हम, एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है, अच्छा कंसेप्ट लगेगा, तो देखें बच्चे उसको कैसे प्रूव करेंगे हम। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, शो दैट एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। तो बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर बच्चे ये 3 था, जो मैंने मिटो दिया वो 3 था, और ये जो मैं कर रहा हूं वो एग्जाम्पल 2 है। तो देखें, शो दैट एन ऑर्डर्ड फील्ड, जो भी ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं, इज एन इनफाइनाइट फील्ड। इनफाइनाइट का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, वो चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। कहता कोई भी ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है वो हमेशा एक इनफाइनाइट फील्ड होता है। इनफाइनाइट का मतलब उसमें कभी भी एलिमेंट्स खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। बच्चे मैंने जब ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन तुम लोगों को लिखवाई थी तो उसमें एग्जांपल्स लिखवाए थे, रियल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं। तो बच्चे जब ये ऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सॉरी कॉम्प्लेक्स काट देना क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो रियल नंबर और रैशनल नंबर का सेट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड फील्ड। अब प्रूव करना है कि ऑर्डर्ड फील्ड हमेशा इनफाइनाइट फील्ड होते हैं। हालांकि लॉजिकली हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड 2 ही होते हैं, रियल नंबर और रैशनल नंबर। आपने लिखा था ऑर्डर्ड फील्ड के एग्जांपल्स में r प्लस डॉट और q प्लस डॉट, ये लिखे थे बच्चे। अब सुने मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, रियल नंबर का सेट आपको पता है इनफाइनाइट सेट होता है और रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट सेट होता है, तो प्रूव तो ऑलरेडी है कि ऑर्डर्ड फील्ड हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट फील्ड। पर ऐसे कोई लिखेंगे कि हम जानते हैं एग्जाम्पल ये होते हैं तो ये तो इनफाइनाइट होता है तो हो गया प्रूव, नहीं, लॉजिकली तरीके से प्रूव करेंगे। तो लिखना शुरू कर रहा हूँ बच्चे। वैसे हमें पता है कि बिल्कुल इनफाइनाइट फील्ड होते हैं, कोई भी फाइनाइट तो बनता ही नहीं फील्ड। आपने रिंग थ्योरी की बुक अगर पढ़ी है तो आपने देखा होगा कोई भी फाइनाइट सेट फील्ड तो होता ही नहीं, हमने देखे भी थे, जितने भी सेट फील्ड बन रहे थे वो इनफाइनाइट सेट थे। तो बच्चे वापस आए, हेडिंग में आएंगे प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। गिवन तो सिर्फ इतनी सी बात है कि एफ नाम का कोई बंदा ऑर्डर्ड फील्ड है, यानी एफ इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, ये अपने को गिवन है। प्रूव अपने लोगों को क्या करना है, तो टू प्रूव सिद्ध करना है एन ऑर्डर्ड फील्ड इज ऑलवेज एन ऑर्डर्ड फील्ड, और ऑर्डर्ड फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है हमने, एफ को प्रूव करना है कि वो कैसा फील्ड हो जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कभी भी खत्म ना हो, उसके अंदर एलिमेंट चलते रहे। तो ये चीज प्रूव करने के लिए उस गिवन ऑर्डर्ड फील्ड से 2 एलिमेंट मांग लिए, कुछ मांगना तो पड़ेगा, बिना उससे कुछ मांगे तो काम चलेगा नहीं। तो हमने ए और बी 2 एलिमेंट इस ऑर्डर्ड फील्ड एफ से लिए, और वो इस प्रकार लिए कि मान लिया कि ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। अब बच्चे सोचे, अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अब जो चीज़ गिवन है उसको बुलाया, गिवन क्या लेकर चले हैं कि ए और बी कोई 2 एलिमेंट है जो फील्ड के एलिमेंट है। अब एफ के एलिमेंट है तो एफ अपने आप में फील्ड भी है, ऑर्डर्ड फील्ड दिया हुआ है तो एफ फील्ड भी है, और अगर एफ फील्ड है तो वो प्लस के लिए अबेलियन, और अगर वो प्लस के लिए अबेलियन तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। तो बस अब इतना रीजन मत लिखें, सीधा लिखें, बस इतनी सी बात लिख दो, एफ इज अ फील्ड। क्वेश्चन में एफ ऑर्डर्ड फील्ड के साथ फील्ड भी है, और अगर एफ फील्ड है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, डायरेक्ट लिखे करेंगे हम बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और जैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओगे तो इन दोनों एलिमेंट का सम भी, क्योंकि एफ प्लस के लिए अबेलियन तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस बी भी किसका एलिमेंट होगा, एफ का होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ए प्लस बी, बारी बारी ए प्लस बी लिखें, थोड़ा अजीब लगेगा तो इसलिए साइड में लिखकर छोड़ दिया। इस ए प्लस बी को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, अल्फा,
और मुझे एक छोटी सी बात सोच के बताओ। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इधर देखें, यहां से मैं मिटो रहा हूं, एक बार वापस देखो ए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा सा काम हमने गलत लिख दिया था, तो वापस देखें इसको। ए और बी दो एलिमेंट एफ से लिए और वो इस प्रकार लिए कि ए और बी बराबर नहीं है, यानी दोनों डिस्टिंक्ट हैं। फिर जो चीज़ माननी है उसको बुला लिया, ए और बी एफ से लिए हैं। एफ क्वेश्चन में फिल्ड है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा, तो आप लिख सकते हो कि बी एफ में है तो माइनस बी भी एफ में होगा। अब ध्यान से सुने, ए बी एफ में है माइनस बी भी एफ में है, तो इन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि एफ फील्ड है क्लोजर लगा सकते हो, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने ए और बी में लगा दी थी, जबकि ए और माइनस बी में लगानी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बच्चे ए बी एफ का, बी माइनस बी बी एफ का, एफ फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो ए और माइनस बी का एडिशन भी एफ में होगा, दैट इंप्लाइज ए प्लस माइनस बी जो भी रिजल्ट बनेगा वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ में जाएगा ही जाएगा। थोड़ा सोल्व कर लो, तो ए माइनस बी कुल मिलाकर किस में चला गया, एफ में। अब बारी बारी ए माइनस बी लिखेंगे हम अगर आगे तो दिक्कत होगी, तो हमने ए माइनस बी को साइड में एक नाम दे दिया, अल्फा नाम दे दिया। अब अगर ए माइनस बी को अल्फा नाम दिया है तो ए माइनस बी की जगह अल्फा रख दिया, किस में चल रहा है, एफ में। और एक छोटी सी बात सोच के बताओ, अगर मानकर चले हैं ए और बी बराबर नहीं है, अगर ए और बी बराबर नहीं है तो ये वैल्यू कुछ होएगी और ये वैल्यू कुछ और होएगी। अब ए और बी अगर बराबर नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है तो इनका माइनस करेंगे तो वो जीरो तो कभी भी नहीं आएगा। जीरो कब आता, जब ए और बी बराबर होते। जब ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो जब इनको माइनस करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मर्जी आए पर जीरो नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हो ए माइनस बी, रीजन में क्या लिखोगे, ए और बी बराबर नहीं है तो इनकी माइनस जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो आप लिख दोगे अल्फा की वैल्यू, पक्की बात है, नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। बड़ा लॉजिकल तरीके से बताया है। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है तो ए माइनस बी जीरो के बराबर नहीं होगा तो अल्फा भी जीरो के बराबर नहीं होगा। मुझे तो ये लाइन चाहिए मेन, इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ये आप साइड में लिख लेना बच्चे। तो कुल मिलाकर अल्फा एफ में चल रहा है और अल्फा ऐसा बंदा है जो जीरो के बराबर नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। अब अल्फा एफ में, ए बी एफ में, तो रीजन में क्या लिखा, क्योंकि ए बी एफ का है, अल्फा भी एफ का है, एफ फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन, प्लस के लिए अबेलियन तो इनका सम भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एफ में होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय सिप्पी। सिप्पी का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम भी एफ में होगा, यानी ए प्लस अल्फा भी किस में होगा, एफ में। फिर वापस क्लोजर, ये क्यों कर रहे हैं अभी रीजन पता लगेगा। ए प्लस अल्फा एफ का है और अल्फा फिर से एफ का है, ये भी एफ का, ये भी एफ का और एफ फील्ड है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका सम फिर से एफ में। तो लिख सकते हो ना, ए प्लस अल्फा ये रिजल्ट भी एफ में होगा, रीजन में बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर ए प्लस 2 अल्फा किस में चला गया, एफ में। तो अभी आपको बताते हैं कि ये क्यों जोड़ते जा रहे हैं अल्फा को बारी बारी। तो बच्चे ए प्लस अल्फा भी एफ में चला गया, ए प्लस 2 अल्फा भी एफ में चला गया। अब बारी बारी नहीं लिखेंगे, सुने ध्यान से, ए प्लस 2 अल्फा एफ का, फिर से अल्फा को बुलाऊंगा अल्फा एफ में, वो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा भी एफ में होगा। तो आप अब लिख सकते हो सिमिलरली, ये डबल एल वाई सिमिलरली, इसी प्रकार ए प्लस 3 अल्फा भी एफ में होगा, ए प्लस 4 अल्फा भी एफ में होगा, डॉट 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 यूं चलते रहेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए प्लस एन अल्फा भी एफ में होगा, ऐसे करते करते ए प्लस एन प्लस 1 अल्फा भी एफ में होगा, इधर डॉट डॉट मत लगाना, ए प्लस एन प्लस 1 इंटू अल्फा भी एफ में होगा, और ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ए प्लस अल्फा एफ में, 2 अल्फा एफ में, 3 अल्फा, 4 अल्फा, एन अल्फा, एम अल्फा, ये सारे पक्की बात है किस में होंगे बच्चे, एफ में होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बच्चे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। अब ये एक्चुअल में जो ये चल रहा है 1 अल्फा 2 अल्फा, ध्यान से देखना जो मैं बात कह रहा हूँ बच्चे, ये ए प्लस अल्फा जो एफ में है उसमें अल्फा के आगे एक्चुअल में मल्टीप्लाई किसका है, 1 का।
इधर 2 का, इधर 3 का, इधर 4 का, ये 1 2 3 4 होते क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो कुल मिलाकर a प्लस अल्फा बी एफ का, a प्लस 2 अल्फा बी एफ का, a प्लस 3 अल्फा बी एफ का 1 से शुरू हो रहा है सीक्वेंस। 1 2 3 4 5 6 n प्लस 1 n प्लस 2। नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अभी आप ये मत समझना कि प्रूव हो गया इनफाइनाइट फील्ड। इन लाइनों को मैं थोड़ा तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ तक नोट करने के बाद, यहाँ तक नोट करने के बाद आप लिखेंगे, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 याद रखना कि अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो देखें उन सब लाइनों को मैंने ऐसे लिख दिया, जो लाइनें ऐसे बनाई थी हमने उनको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो क्या लिखा? सो a प्लस अल्फा, a प्लस 2 अल्फा, a प्लस 3 अल्फा, a प्लस n अल्फा, a प्लस n प्लस 1 अल्फा, करते करते और भी बनते जाएंगे। ये सभी एलिमेंट किसके बन रहे हैं? f के। अब कहीं ना कहीं तो हमें दिख रहा है कि ये जो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और इसको मार्क कर देते हैं पूरे को इक्वेशन 2। यहाँ पर ये जो 1 2 3 ये सभी नेचुरल नंबर है। तो ये n जो है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को। और हम वैसे तो जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं इनफाइनाइट तक होती है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और ये सारे एलिमेंट किस में जा रहे हैं? f में। तो ऑब्वियस बात है फिर f कैसा फील्ड हो गया? इनफाइनाइट फील्ड। पर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये चलता रहेगा, क्योंकि ये तो हमने खुद ने क्लोजर प्रॉपर्टी लगा लगा के बनाए हैं। तो हम इसको लॉजिकली बताएंगे कि ये कभी खत्म भी नहीं हो रहे, एक्चुअल में खत्म नहीं हो रहे। ये चीज हम अभी प्रूव करेंगे। तो बच्चे एक्चुअल में खत्म नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या शो करना पड़ेगा? ये शो करना पड़ेगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट है ना रिपीट ना हो। क्योंकि आप जानते हो कोई भी नेचुरल नंबर दो जो कि अलग अलग नेचुरल नंबर हो वो कभी सेम नहीं होते। जैसे 2 और 3 नेचुरल नंबर है वो कभी बराबर नहीं होते। तो अपने को अब ये शो करना पड़ेगा, दिख रहा है कि ये चलता रहेगा, पर इसको चलता हुआ दिखाने के लिए शो क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट हमें बोर्ड पे दिख रहे हैं वो सभी डिस्टिंक्ट हैं। इनमें से कभी भी कोई भी बंदा सेम नहीं है। क्योंकि सोचो, अगर मान लो इतने एलिमेंट आ रहे हैं और उसके बाद जो एलिमेंट बन रहे हैं वो इन्हीं में से कोई बनते जाएं, तो फिर एलिमेंट का सेट जो है वो इनफाइनाइट ना होकर फाइनाइट होने लग गया। भाई सोचो n+1 तक के एलिमेंट डिफरेंट है, और उसके बाद एलिमेंट जो भी आ रहे हैं वो अगर रिपीट होने शुरू हो जाएं, तो आपको पता है सेट के अंदर आप रिपीटेड एलिमेंट्स को तो एक बार ही लिखते हैं, और अगर इसके बाद सारे एलिमेंट रिपीट होने लग जाएं तो फिर तो आप कह सकते हो कि टोटल इस f सेट के अंदर यहां से लेकर यहां तक एलिमेंट है, तो फिर फाइनाइट हो गया। तो हमें अब ये शो करना पड़ेगा कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो डिस्टिंक्ट हैं। अब अगर ये प्रूव कर देंगे ना कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है, तो फिर बात बन जाएगी कि ये एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट नहीं हो रहे तो नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट फील्ड। तो बच्चे अब लिखेंगे आप टू प्रूव ऑल द एलिमेंट्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ये लाइन शो करनी है, ऑल द एलिमेंट्स इन इक्वेशन नंबर 2 आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को हिंदी में बोलते हैं अलग अलग। यानी अब हमें शो करना है कि समीकरण 2 में जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, कभी भी रिपीट नहीं हो रहे। और अगर ये शो कर पाए कि कभी भी रिपीट नहीं हो रहे तो फिर नेचुरल नंबर तक जाता है n, तो इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो अब ये प्रूव करना है कि इक्वेशन 2 के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये प्रूव करने का कि समीकरण 2 के जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो अपने क्या करेंगे? अपने कहेंगे एज अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम कहेंगे हमारे हिसाब से इनके अंदर कुछ एलिमेंट आपस में इक्वल होते जा रहे हैं, तो हम गलत मानकर चलेंगे तो एंड में रिजल्ट भी गलत आएगा। तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा कि इस इक्वेशन 2 में जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, वो कभी भी सेम नहीं हो रहे। तो अपनों ने तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर लिया एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव तो ये करना है कि सारे एलिमेंट डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, पर हम मान लेते हैं कि शायद रिपीट हो रहे हैं। तो हमने कह दिया इसका कोई ये वाला एलिमेंट a प्लस n अल्फा बराबर है इसके अंदर किसी और एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के। तो मैंने किसी a प्लस m अल्फा के बराबर मान लिया। तो मैंने मान लिया कि मेरे हिसाब से इस इक्वेशन 2 के अंदर एलिमेंट रिपीट होते जा रहे हैं, यानी
ये एलिमेंट किसी इस एलिमेंट के बराबर, ये किसी इस एलिमेंट के बराबर, तो ऐसे ही a प्लस एन अल्फा किसी a प्लस एम अल्फा के बराबर मान लिया, यानी हमारे हिसाब से रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो इतना काम करने के बाद बच्चे देखें ध्यान से, तो a प्लस एन अल्फा बराबर आ गया a प्लस एम अल्फा, जो कि हम मानकर चले हैं, ये हम खुद मान कर चले हैं कि इसके कोई दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। जहां पर n और m, ये n कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो ये n और m कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। और ऑब्वियस बात है, इसको मैंने n से लिखा है, इसको m से लिखा है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते भाई। कभी तुम कह सकते हो क्या 1 और 2 बराबर है, नहीं होते। 2 और 3 बराबर है क्या, नहीं। तो जब मैंने यहाँ n लिखा है और यहाँ m लिखा है, तो ये नेचुरल नंबर से रहे हैं, और पक्की बात है ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है, पर इनके रिजल्ट आपस में मान लिए कि वो इक्वल बना रहे हैं, यानी a प्लस एन अल्फा मिल मिलाकर जो भी बन रहा है वही एलिमेंट a प्लस एम अल्फा बन रहा है, वो हमने मान लिया। अब देखते हैं इससे क्या रिजल्ट होता है। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, a से a कैंसिल आउट, n अल्फा बराबर क्या आ गया, m अल्फा। m अल्फा को इधर ले आओ, तो n अल्फा माइनस m अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन आ गया, तो रीजन में लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि फील्ड तो दिया हुआ है। अल्फा आ गया कॉमन, n माइनस m, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो टाइप का होता था, लेफ्ट और राइट, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। बराबर में आ गया 0, किन्हीं दो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, आइदर ये 0 और ये 0, तो यहां से लिखोगे आइदर n माइनस m इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0। ये मैंने जानबूझ के नहीं मिटाई थी, हम तो लिख चुके हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, और रीजन में लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि अल्फा तो 0 के बराबर नहीं है, ये प्रूव कर चुके हैं, तो ये इसीलिए मैंने नहीं मिटोया था यहां पर शो करने के लिए। तो फिर इसी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट टोटल इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इनमें से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, इसने तो मना कर दिया, तो फिर 0 इसको होना पड़ेगा, तो फिर n माइनस m बराबर ही 0 होगा। तो यहां से तो n और m क्या आ गए, इक्वल। ये बात हमें पॉसिबल नहीं लगती, क्यों, क्योंकि n और m नेचुरल नंबर है, दो अलग अलग नाम रखे हैं, यानी 2 और 3, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं। तो क्या लिखोगे, क्योंकि n और m नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर कभी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इसको अलग नाम दिया है, इसको अलग नाम दिया है, तो क्या लिखोगे, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, तो क्या लिखेंगे, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो मानना वो गलत मानना। तो हमने गलत क्या माना था, हमने गलत ये माना था कि हमारे हिसाब से इस वाले में कई एलिमेंट आपस में रिपीट हो रहे हैं, यानी इक्वल है, तो इनका कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने का मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन इक्वेशन 2 आर डिस्टिंक्ट। तो इसके बाद लाइन क्या लिखेंगे, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन इक्वेशन 2 आर डिस्टिंक्ट। तो सभी एलिमेंट जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर सभी एलिमेंट इसमें डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो फिर नेचुरल नंबर का सेट चल रहा है इसके अंदर, और नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट तक जाता है, तो आप ओवरऑल लिख दोगे, सो a प्लस अल्फा, a प्लस 2 अल्फा एंड सो ऑन, जो कि बिलोंग्स टू f, इज एन इनफाइनाइट फील्ड, क्योंकि उसमें जो ये n चल रहा है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं। बस एक पॉसिबिलिटी ये बचती थी कि शायद एलिमेंट रिपीट होने लग जाएं, तो फिर ये सेट फाइनाइट हो जाएगा, तो हमने वो पॉसिबिलिटी मानकर चले, तो उससे जो रिजल्ट बना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब इसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। अब सारे ही अलग अलग हैं, तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग जोड़ते जाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो सारे एलिमेंट f में जाते जाएंगे। इसीलिए तो बच्चे रियल नंबर का सेट और रैशनल नंबर का सेट ही ऑर्डर्ड फील्ड होता है, क्योंकि वही इनफाइनाइट सेट होते हैं, फाइनाइट सेट तो कभी फील्ड ही नहीं बनता। तो इसके बाद नीचे लाइन लिख देना, सो एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। तो बच्चे कल का वीडियो और मान सकते हो जो थोड़ा सा अटपटा सा है, उसके बाद की तो वीडियो सारी इंटरेस्टिंग है बच्चे। एक नए तरीके का चैप्टर या कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। हाँ,
ऑर्डर की और पॉजिटिव क्लास की प्रॉपर्टीज़ तो देखो याद रखनी पड़ेगी पूरे चैप्टर के दौरान। ओके, थैंक यू क्लास।